नमस्कार, पांचजन्य के डिजिटल मंच पर आप सभी का स्वागत है। आज हम हैं गुजरात में और गुजरात के गांधीनगर में। आज गुजरात का स्थापना दिवस है और आज हम आपको ले आए हैं देश की एक अनोखी, विलक्षण, विशेष यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय के प्रांगण में। यह है स्वर्णिम गुजरात स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी और आज हमारे साथ चर्चा में है इस यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर अर्जुन सिंह राणा जी। आज हम बात करेंगे गुजरात की, आज क्योंकि गुजरात का स्थापना दिवस है। बात करेंगे खेल की, क्योंकि ये खेल यूनिवर्सिटी है। इस खेल यूनिवर्सिटी की बात करेंगे खेल संस्कृति की और बात करेंगे भारत की। अर्जुन सिंह राणा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है पांचजन्य के संवाद में। नमस्कार। आज देश की ये गुजरात की स्थापना को अगर हम देखें तो 6 दशक पूरे हो चुके हैं और ये अपनी अलग तरह की यूनिवर्सिटी है, खेल यूनिवर्सिटी। इसको भी 1 दशक पूरा हुआ है। आज हम इसकी यात्रा को भी समझना चाहेंगे, मगर उससे पहले मैं आपकी यात्रा समझना चाहूंगा। हमारे यहाँ कहा जाता है, कहावत है कि खेलोगे कूदोगे होगे खराब और पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, मगर खेल कूद कर आप एक शिक्षाविद बन गए। आप अपनी इस यात्रा को कैसे देखते हैं? जी, पहले तो आप सबको नमस्कार। गुजरात राज्य के स्थापना दिन के अवसर पे आपका गुजरात में स्वागत है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो आपने जैसे हमें प्रश्न किया है, तो बचपन से ही हमें खेल कूद का बड़ा शौक था। जब हम प्राइमरी में और सेकेंडरी में आए, फिर हम स्कूल में, सेंट्रल स्कूल में पढ़ते थे, तभी से हमें एथलेटिक्स का बड़ा लगाव था। क्योंकि हम क्रिकेट भी खेलते थे, फुटबॉल भी खेलते थे, बहुत सारी, कबड्डी, खो खो, सभी गेम्स खेलते थे। मगर तभी हमें एक ऐसा एहसास था कि अगर हम रनिंग, जंपिंग एंड थ्रोइंग, जो एथलेटिक्स की बेस है, उस जड़ को, हमारे फाउंडेशन को अगर हम फिजिकल फिटनेस के अंदाज से मजबूत करेंगे तो हम कोई भी गेम खेल सकते हैं। तो फिर हमने एथलेटिक्स को हमारा एक गेम, हमारी रुचि का विषय बनाया और हम लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग, 5000 मीटर, क्रॉस कंट्री रेस, मिनी मैराथन और 10,000 मीटर की दौड़ लगाया करते थे। तो तभी से ये यात्रा हमारी जीवन का एक भाग, जीवन का एक हिस्सा पढ़ाई के साथ साथ हो गई। और 12वीं कक्षा के बाद भी जब हम कॉलेज में आए, तभी भी इंटर स्कूल भी खेले, इंटर कॉलेज भी खेले, ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी भी खेले, ओपन नेशनल्स खेले, वहां पे भी हमें कुछ मेडल्स मिले। और तभी से एक शौक था कि क्यों ना हम एथलेटिक्स की जरिए, हमारे स्पोर्ट्स के जरिए एक स्पोर्ट्स एजुकेशन भी ले। फिर हमने अमरावती के HVPM कॉलेज के अंदर, जो इंटरनेशनल स्पोर्ट्स कॉलेज है, वहां पे फिजिकल एजुकेशन में PPEd किया। फिर गुजरात यूनिवर्सिटी से हमने MPEd, मास्टर्स डिग्री, गोल्ड मेडल के साथ पास की जी। फिर हमने PhD फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स में, जो वहां पे हमारा विषय स्पोर्ट्स फिजियोथेरापी और स्पेशलाइजेशन स्पोर्ट्स मेडिसिन का था। तो सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी से हमने एक PhD की डिग्री हासिल की और फिर जाके हम ट्रेनर और फिजियो बने। और हम खुद भी तभी एथलेटिक्स में, स्पोर्ट्स में हिस्सा लेते ही थे, मगर एक जुनून था कि हमें कैसे भी करके हम इंडियन टीम के अंदर भारत को रिप्रेजेंट एक गेम में नहीं कर सके थे। तो हमें एक एज ए ट्रेनर, एज ए फिजियो, हम कैसे भारत को, भारतीय टीम को सपोर्ट करके भारत का ना प्रतिनिधित्व करें। तो तभी हमने BCCI के अंदर एप्लीकेशन लगाई और क्रिकेट के अंदर हमने वहां पे एज ए फिजियो, एज ए ट्रेनर, जूनियर क्रिकेट में, सीनियर क्रिकेट में काम करना शुरू किया। ऐसे जाके हमारी यात्रा आती है, खिलाड़ी से आप एक शिक्षाविद बन गए। वास्तव में कमाल की यात्रा है। अर्जुन सिंह जी, मैं एक बात जानना चाहूंगा। आपकी यात्रा बड़ी दिलचस्प रही, मगर इसी यात्रा को अगर हम एक देश के संदर्भ में देखें कि देश की फिटनेस यात्रा ये कैसे बन सकती है, क्योंकि दुनिया का सबसे युवा देश है, ये सबसे फिट देश कैसे बन सकता है और उसमें उस फिटनेस में खेल की क्या भूमिका है? जी, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारे 2019 के अंदर एक फिट इंडिया मूवमेंट की नींव रखी और इस नींव को हमारे पूरे 135 भारतीय फिजिकली फिट बने, मेंटली स्ट्रांग कैसे रहे और रोज व्यायाम करके अपने आप को हेल्दी लाइफ, स्वस्थ भारत, स्वस्थ परिवार, स्वस्थ राज्य, वो संकल्पना के साथ कार्य करें। उस भूमिका को आगे बढ़ाते हुए हमें लगता है कि हर एक युवा, हर एक युवती, आबाल वृद्ध, सभी लोग अगर फिट इंडिया मूवमेंट के अंदर
फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज, आधा घंटा अगर फिटनेस के लिए कुछ काम करे तो अपने आप को फिजिकली फिट रखेंगे, मेंटली स्ट्रांग रखेंगे और डिजीज से रोग मुक्त अपने जीवन को व्यतीत कर सकेंगे। इसके अलावा उनको हेल्थ की जितनी भी तकलीफें, जो मोटापा है, फैटनेस है बॉडी के अंदर, और उसको अगर ओबेसिटी का प्रॉब्लम है, अगर उनको कार्डियक प्रॉब्लम है, अगर बीपी की बीमारी है, तो वो सभी चीजें फिटनेस के माध्यम से, एक्सरसाइज के माध्यम से, नियमित खेल के माध्यम से और स्पोर्ट्स को अपना एक प्रोफेशन, एक इंटरेस्ट, एक रिक्रिएशन का माध्यम, आनंद का माध्यम भी बनाते हुए अपने आप को नेचुरली फिट रख सकेंगे। एक आपने आनंद शब्द की बात की, तो मैं एक बात कहूंगा कि खेल कूद कहा जाता है ये व्यक्तिगत आनंद की चीज है। तो व्यक्तिगत आनंद की चीज क्या व्यक्तित्व विकास की चीज भी बन सकती है? हम युवाओं को कैसे जोड़ेंगे? क्या ये व्यक्तित्व विकास का रास्ता, करियर का रास्ता, वो भी इससे जुड़ता है? इसमें क्या है कि परिवार का अगर हर एक सदस्य अगर खेल को अपना रोज का एक आयाम बनाएगा और आनंद महसूस करेगा, तो परिवार के पूरे सदस्य आनंदित रहेंगे, रिक्रिएशन की भावना से फिजिकली फिट रहेंगे। और अगर वो जहां भी स्कूल में जाएंगे, कॉलेज में जाएंगे, और फिट इंडिया यूथ क्लब की स्थापना भी हमारे सभी कॉलेजेस के अंदर, पूरे भारत की सभी यूनिवर्सिटीज के अंदर भी की गई है। अच्छा। ताकि हर एक विद्यार्थी अगर वो यूनिवर्सिटी में जैसे एनसीसी, एनएसएस और सोशल एक्टिविटीज करता है, वैसे ही फिट इंडिया यूथ क्लब के साथ जुड़कर वो अपने आप को फिजिकली फिट रखेगा, मेंटली स्ट्रांग रखेगा और आनंदित होके अपने राज्य को और अपने राष्ट्र को, अपनी यूनिवर्सिटी को एक स्वस्थ निर्माण देने वाली भूमिका में अपना योगदान देगा। ये व्यक्तित्व विकास की बात आ गई, एक व्यक्तिगत आनंद से व्यक्तिगत विकास। मगर इसके आगे अगर हम कहें कि करियर, उसके रास्ते स्पोर्ट्स से कैसे जुड़ते हैं? ये आपकी यूनिवर्सिटी है, आप यूथ को जोड़ते हैं, तो खेल से, फिटनेस से आपके करियर के लिए भी कुछ संभावना है या पसीना बहाने से समय खराब हो जाता है? तो पसीना बहाने से, मेहनत करने से ही हमें सफलता मिलती है, वही तो सफलता की कुंजी है। मैं वही स्पोर्ट्स सेक्टर में मैं समझना चाहता हूँ, जैसे कौन क्या इसका फैलाव कितना है? स्पोर्ट्स के माध्यम से जितना भी हम, कोई भी युवा, कोई भी विद्यार्थी स्पोर्ट्स के माध्यम से अपने राज्य को, राष्ट्र को आगे जाके इंटरनेशनल लेवल पे, ओलंपिक लेवल पे अपना प्रतिनिधित्व करे, मेडल्स ले और अपने आप की स्पोर्ट्स में कैरियर बनाए। ऐसे कई खिलाड़ी हैं जिन्होंने ओलंपिक में मेडल लिए, फिर अगेन उनकी कैरियर में स्पोर्ट्स एक्टिविटीज के लिए, स्पोर्ट्स एजुकेशन के लिए ऐसी यूनिवर्सिटी जो हमारी स्वर्णिम गुजरात स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, जो हमारे तत्कालीन मुख्यमंत्री तभी नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने एक नींव रखी थी 2011 के अंदर कि ऐसे खिलाड़ियों के लिए, राज्य स्तर के खिलाड़ी हो, डिस्ट्रिक्ट लेवल के खिलाड़ी हो, राष्ट्रीय कक्षा के खिलाड़ी हो या अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी हो, वो लोग अपने अपने प्रोफेशन में, अपनी अपनी गेम में स्पोर्ट्स कोचिंग के लिए, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के लिए, फिजिकल एजुकेशन के लिए, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट के लिए, स्पोर्ट्स जर्नलिज्म के लिए भी। ताकि जर्नलिज्म की बात आपको करूं तो अगर कोई हमारा टेनिस का खिलाड़ी होगा, जो लॉन टेनिस का नेशनल इंटरनेशनल खिलाड़ी होगा, तो अगर वो आईटा की जो टेनिस की टूर्नामेंट होगी या कोई फुटबॉल का संतोष ट्रॉफी का प्लेयर होगा, वो खेलने के बाद अपनी कैरियर को खेल के अंदर ही प्रवृत्त करने के लिए अगर स्पोर्ट्स जर्नलिज्म का बारीकियां पता है खेल जी, और वो स्पेशलाइज करेगा स्पोर्ट्स जर्नलिज्म में, ताकि वो फुटबॉल की गेम को अगर वो कवर करेगा, वो मैच को, टूर्नामेंट को, तो अच्छे से वो न्याय दे सकेगा और उसको आगे जाके, और अगर वो जब तक फिजिकली फिट रहेगा तब तक वो उसका इन्वॉल्वमेंट फिटनेस के माध्यम से रहेगा। आपने ये बात की कि जिस समय नरेंद्र मोदी जी राज्य के मुख्यमंत्री थे तब ये स्थापना हुई, ये विजन था। मगर मैं ये देखता हूँ कि गुजरात में ये जो दृष्टि है इसका काफी विकास हुआ है, क्योंकि अन्य राज्यों में नहीं दिखता। मगर गुजरात में आपको रक्षा यूनिवर्सिटी मिल जाएगी, आपको यहाँ पर पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी मिल जाएगी, यहाँ पे आपको शिक्षा यूनिवर्सिटी मिल जाएगी, यहाँ चिल्ड्रन यूनिवर्सिटी मिल जाएगी, फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी मिल जाएगी। मतलब आप ये देखिए कि स्पेशलाइज्ड यूनिवर्सिटी के जो क्षेत्र में गुजरात मॉडल की बात होती है, शिक्षा के क्षेत्र में भी ये स्पेशलाइज्ड एजुकेशन का एक मॉडल है। तो इस मॉडल को आप कैसे देखते हैं? स्पेशलाइजेशन से क्या ये दायरा सीमित हो जाता है या ज्यादा फोकस्ड हो जाता है? इसकी क्या कमियां हैं, क्या इसकी खूबियां हैं? आपका अनुभव कैसा रहा है? मेरे अनुभव से आपको मैं फ्रैंकली बताऊं तो विद्यार्थियों के लिए, खिलाड़ियों के लिए, स्पेशली स्पोर्ट्समैन के लिए, ये उनके लिए कई दरवाजे खुल रहे हैं।
ऐसा नहीं है कि उनको खाली कोचिंग का ट्रेनिंग का एक ही दरवाजा मिल रहा है या फिर उनकी स्पोर्ट्स की डेवलपमेंट के लिए उनके रिप्रेजेंटेशन के लिए वो आगे आ रहे हैं, मगर उनको स्पोर्ट्स मैनेजमेंट के लिए, अगर उनको इवेंट मैनेजमेंट में जाना है, एज ए प्लेयर अगर उनको इवेंट्स ऑर्गेनाइज करनी है, तो एक अच्छे से नाउ आज के जमाने में ये है कि स्पोर्ट्स जो है वो एक इंडस्ट्री है, स्पोर्ट्स कॉर्पोरेट फील्ड में आ गया है, खाली न मात्र क्रिकेट ही कॉर्पोरेट स्पोर्ट्स है, मगर इसके अलावा जितने भी ओलंपिक स्पोर्ट्स है, तो उसके लिए गुजरात के अंदर जब भी प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्री थे तभी नरेंद्र मोदी जी ने जो स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की शुरुआत की, उनका जो विजन और मिशन था, उनको संकल्पना को साकार करने के लिए आज गुजरात के हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री भूपेंद्र भाई पटेल जी के नेतृत्व में हमारे यंग एंड एनर्जेटिक डायनामिक स्पोर्ट्स मिनिस्टर माननीय श्री हर्षभाई संघवी जी के मार्गदर्शन में आज हमारा स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट गुजरात का कोने कोने से, गुजरात के 33 जिले, 252 तालुका और 18,000 गांवों में से टैलेंट को शोध के, टैलेंट को खोज करके हमारी पूरी टैलेंट आइडेंटिफिकेशन की जो टीम है, वहां से बच्चों को हमारे डीएलएसएस स्कूल की जो स्कीम चल रही है, इन स्कूल की स्कीम है, शक्ति दूत योजना है, और हमारी स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की जो स्कीम्स है, उसमें बच्चों को, जो बच्चे स्पोर्ट्स के अंदर अपना परफॉर्मेंस देके आगे आना चाहते हैं, उनको वो सुविधा प्राप्त हो रही है। जो बच्चों को स्पोर्ट्स में अपना एजुकेशन के माध्यम से, स्पोर्ट्स एजुकेशन के माध्यम से कैरियर बनाना है, वो कैरियर बना रहे हैं। मैं एक बात जानना चाहता हूँ जी, ये जो मैंने बात की कि गुजरात में अलग अलग एजुकेशन का जो स्पेशलाइज्ड मॉडल है, जो विषय विशेष में आपने विश्वविद्यालय बना दिया, इसका ये क्या कॉलेज का, यूनिवर्सिटी का, अगर ये डिपार्टमेंट होता है, कॉलेज होता, तब भी इतना ही था, या अलग यूनिवर्सिटी बनाने से फायदा मिला है? अलग यूनिवर्सिटी बनाने से इतना बड़ा फायदा मिला है कि स्पोर्ट्स का जो एपिसेंटर बोला जाता है, वो स्वर्णिम गुजरात स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी एक पिवोटिंग रोल में कार्य कर रही है। जितनी भी हमारी एजुकेशन डिपार्टमेंट की, एजुकेशन रिलेटेड जो यूनिवर्सिटीज हैं, उस यूनिवर्सिटीज के साथ हमने स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का एमओयू किया, ताकि हम लोग फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम चला सके। और ये पिछले 2 सालों में कोरोना की इस महामारी के दौरान अनेक वेबिनारों के माध्यम से हमने आईआईएम स्टाइल से 7-7 दिन का फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम स्पोर्ट्स के अलग अलग विषयों पर, अलग अलग टॉपिक्स के द्वारा जितने भी फिजिकल एजुकेशन के प्रोफेसर थे, टीचर थे, उनको अपग्रेड करने के लिए वो कार्यक्रम किया। इसके अलावा जो भी एजुकेशनल यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स हैं, जो स्पोर्ट्समैन है, उनको अगर स्पोर्ट्स में कैरियर बनानी है तो ग्रेजुएशन के बाद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में मास्टर्स डिग्री, एमफिल, पीएचडी तक की वो लोग डिग्री ले सकते हैं। स्पोर्ट्स बीएससी स्पोर्ट्स कोचिंग में भी ले सकते हैं, अच्छे कोच बन सकते हैं, अच्छे ट्रेनर्स बन सकते हैं, फिजियोस बन सकते हैं। आपने अभी बात की कि खेल का कॉर्पोरेट स्वरूप, उसमें भी सबसे ज्यादा जहां ग्लैमर है क्रिकेट, आप वहां क्रिकेट से आए हैं, आपने किन किन खिलाड़ियों को ट्रेनिंग दी है? क्रिकेट की मैं आपको बात करूं तो मेरा पीएचडी स्पोर्ट्स मेडिसिन में खत्म होने के बाद तुरंत मैंने नेशनल क्रिकेट एकेडमी ज्वाइन की। सबसे पहले मैंने सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन ज्वाइन किया, जहां पे मैं रणजी ट्रॉफी क्रिकेट टीम को मैं कोचिंग दे रहा था, फिजिकल फिटनेस की कोचिंग ट्रेनिंग दे रहा था। तभी आपको अर्ज करूं कि गुजरात की नहीं मगर भारत के जितनी भी रणजी ट्रॉफी की क्रिकेट टीम्स थी, वो रणजी ट्रॉफी टीम्स में कहीं कोई फिजियो नहीं था, कोई ट्रेनर नहीं था, कोई ट्रेनर होता नहीं था, कोई ट्रेनर होता नहीं था। भारतीय टीम के अंदर उस टाइम में अली ईरानी हुआ करते थे, जो फिजियोथेरापिस्ट का काम करते थे। बहुत साल तक हम नाम सुनते हैं, इसीलिए आपने जब बोला नहीं होता था तो मुझे अली ईरानी साहब का ही नाम ध्यान आया था कि हम लंबे समय तक उनका नाम सुनते रहे। तो हमारे सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन के जो सेक्रेटरी थे, जो बीसीसीआई के भी सेक्रेटरी थे, मिस्टर निरंजन शाह, तो उनका हमने सामने से कांटेक्ट किया, क्योंकि बचपन से और आगे जाके कॉलेज, यूनिवर्सिटी और पीएचडी तक मैं रिसर्चर रहा था, स्पोर्ट्स साइंटिस्ट रहा था स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में। तो मैंने सोचा कि हम लोग रणजी ट्रॉफी टीम क्यों ना जोड़े। वहां पे मेरे 2 मकसद थे कि रणजी ट्रॉफी सौराष्ट्र की टीम तभी थोड़ी फिटनेस के अंदर थोड़ी पीछे थी, तो हम एक ऐसा एक्सपेरिमेंट करें और एज ए स्पोर्ट्स पर्सन, एज एन एथलीट मैं भी उसमें कुछ काम करूं, योगदान दूं, ताकि वहां पे भी खिलाड़ी आगे आए। तभी शतांशु कोटक जो इंडिया ए और इंडियन टीम के कोच भी रह चुके थे, वो उनके कैप्टन थे। अच्छा, तो पूरी टीम को हमने एक फिजिकल फिटनेस क्या होता है, जिम ट्रेनिंग क्या होती है, साइंटिफिक कोचिंग, साइंटिफिक फिजिकली फिटनेस और फिटनेस के जितने पैरामीटर्स है, जैसे कि स्पीड है, स्ट्रेंथ है, एजिलिटी है, मोबिलिटी है, एंड्योरेंस है, प्लस उनकी क्रिकेटिंग स्किल, उनका डेवलपमेंट एक साथ साइंटिफिकली कैसे करें, पूरा प्रोग्रामिंग कैसे। ये आपने बताया टीम का, मगर अगर मैं कहूं कि जो
खेल जगत के और उसमें भी क्रिकेट के जो नामचीन सितारे हैं जिन्हें देश जानता है, इन लोगों के साथ आपका कोई संपर्क रहा, ट्रेनिंग रही, किनको आपने ट्रेनिंग दी? मैंने नेशनल क्रिकेट एकेडमी में, इंडिया की अंडर 19 क्रिकेट टीम में, इंडियन नेशनल क्रिकेट टीम में एज ए फिजियोथेरापिस्ट ट्रेनर कई सालों तक काम किया, जिसमें मैंने आई स्टार्टेड माय करियर विद सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली। अच्छा। सौरव गांगुली, जब मैंने इंडियन टीम ज्वाइन की तब सौरव गांगुली कैप्टन थे, जॉन राइट मैनेजर और कोच थे, एंड्रू लिपस फिजियो थे, मैं ट्रेनर था, सचिन तेंदुलकर थे, जवाहरलाल श्रीनाथ थे, अनिल कुंबले और हमारे वेंकटेश प्रसाद, और उसके बाद की पीढ़ी जो आई वो युवराज सिंह, हरभजन सिंह, मोहम्मद कैफ, सारे आपके। हाँ जी, उसके बाद की पीढ़ी आई, उसमें रविंद्र जडेजा, विराट कोहली। बिल्कुल, एक खेल में अगर हम देखें और पुराने रील्स देखते हैं तो हमारे बाकी खेलों में, एथलेटिक्स वगैरह में तो फिटनेस का एक लेवल रहा है, मगर क्रिकेट में भी फिटनेस के लिए आग्रह बढ़ना। पहले हम देखते थे खिलाड़ियों का एक हाथ थ्रो में बहुत अच्छा चलता है, दूसरा हाथ नहीं चलता, कोई बॉल को चेज करते हैं, अब हम देखते हैं डाइव भी लगाते हैं, बाकी सारी चीजें। तो एक ये बड़ा परिवर्तन का आप बता रहे हैं कि उस समय से शुरू हुआ और ये आग्रह लगातार बढ़ रहा है क्या? जी, 2001 के अंदर जब नेशनल क्रिकेट एकेडमी की स्थापना की गई, तभी वहां से पहले दिन से मैं वहां पे जुड़ा हुआ था एज ए स्पोर्ट्स साइंटिस्ट, एज ए फिजियो, एज ए ट्रेनर। तो मोहम्मद कैफ, युवराज सिंह, फिर हरभजन सिंह, मोहम्मद कैफ की बहुत अच्छी फिटनेस होती थी, वो तभी पहली बैच के हमारे पहली बैच के क्रिकेटर्स थे। तभी रोडनी मार्स जो कि ऑस्ट्रेलिया के विकेट कीपर थे, वो ऑस्ट्रेलियन एकेडमी के साथ हमारी बीसीसीआई का एक टाइप हुआ था, और जहां भी वो लोग रिसर्च करके यहाँ पे हमारे खिलाड़ियों के ऊपर एप्लाई करते थे, हम लोग यहाँ पे रिसर्च करके ऑस्ट्रेलिया जाके वहां पे अप्लाई करते थे। इट वाज एक्सचेंज ऑफ प्रोग्राम बिटवीन टू साइंटिफिक टीम्स। तो उस माध्यम को आगे बढ़ते हुए, तभी जिम नहीं था पहले के टाइम में, 2000 के पहले जिम वर्क क्रिकेटर नहीं किया करते थे, नहीं करते, क्योंकि कपिल देव जी के साथ भी मैंने काम किया जब वो कोच थे। फिर हमने कपिल देव जी को भी बताया कि अभी हम लोग जिम के माध्यम से हमारी फिटनेस, क्योंकि वो लोग तो नेचुरल फिटनेस वाले थे, गावस्कर, कपिल देव जी, गुंडप्पा विश्वनाथ जी, चेतन चौहान जी। तो हमने फिर ऐसा सोचा कि फिटनेस का माध्यम स्ट्रेंथ और पावर के लिए जिम करना बहुत जरूरी है। और विराट कोहली, हमारा रविंद्र जडेजा, चेतेश्वर पुजारा, पार्थिव पटेल, दे ऑल आर माय ट्रेनीज। अच्छा, तो वो लोग फिटनेस फ्रीक थे कि हमें क्रिकेटर तो बनना है, क्रिकेट में फिट भी रहना है, और बॉडी फिजिक प्लेज ए बिग रोल। अगर हम देखते हैं तो खाली क्रिकेट के कारण नहीं, अपनी फिटनेस के कारण भी ये रोल मॉडल। मैं एक चीज जानना चाहूंगा, आप वहां से छोड़ के आए, मगर क्या आपका संपर्क बना हुआ है इन सब खिलाड़ियों से? आपका संपर्क बना हुआ है? जी, मैं छोड़ के आया हूँ, मगर मैं वहां पे भी मेरी यादें और मेरा जो एफिलिएशन है वो बॉन्डिंग हमारा जुड़ा हुआ है, क्योंकि 4 दिन पहले ही हमारे सचिन तेंदुलकर जी का जन्मदिन था, तभी हमने उनको विश किया। तभी उन्होंने पूछा कि आपकी स्वर्णिम गुजरात स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी अभी कैसा कर रही है। अच्छा, हाँ जी, आपके साथ कितने प्लेयर्स, अभी नेशनल प्लेयर, इंटरनेशनल प्लेयर जुड़े हुए? ये मैं आपसे पूछने वाला था। अभी इस यूनिवर्सिटी से राज्य के खिलाड़ियों का कितना जुड़ाव है, अंतरराष्ट्रीय राष्ट्रीय खिलाड़ियों का और राज्य के खिलाड़ियों का कितना जुड़ाव है? क्या आप कार्यक्रम करते रहते हैं? जी, मैं स्वर्णिम गुजरात स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का हर हफ्ते एक एमओयू नए यूनिवर्सिटीज के साथ, गुजरात की 19 या 20 यूनिवर्सिटी के साथ हमने एमओयू किए, गवर्नमेंट एफिलिएटेड यूनिवर्सिटीज, और हमारी जो डीम्ड यूनिवर्सिटी है, सेल्फ फाइनेंस यूनिवर्सिटी है, उनके साथ भी एक एमओयू और इवेंट्स, हर हफ्ते एक एमओयू, एक मतलब एकेडमिक्स में भी आपने एक बड़ा एक खेल की जैसी गति आपने यहाँ पर ला दी है। मैं एक चीज जानना चाहूंगा कि ये जो आपने बड़े खिलाड़ियों का नाम लिया, वो जैसे हम एकेडमिक तंत्र की बात कर रहे थे, आपसे कभी किसी ने ये नहीं पूछा कि वहां से, मैदान से आप क्लासरूम में आ गए, आप एक यूनिवर्सिटी में आ गए, तो क्यों आ गए और यहाँ क्या कर रहे हैं? इसके बारे में किसी से बात हुई आपको? हाँ जी, मेरी जब राजकोट के अंदर मैच था पिछले साल, ये कोरोना के महामारी के पहले, भारत और साउथ अफ्रीका का, तभी मेरी बात विराट से हुई। तो विराट ने मेरे को पूछा कि अर्जुन भाई, विराट कोहली, तो मुझे पूछा कि अर्जुन भाई आप ऐसे कैसे एकेडमिक्स में हमें छोड़ के, मींस की क्रिकेट की ग्लैमर की लाइफ, क्रिकेट हमारा मींस की पैशन है, पूरे नेशन का हमारा रिलीजियन है। तो हमने बोला कि भाई हमें जो प्रेरणा मिली वो हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो संकल्पना ली थी कि हमें क्रिकेट के अलावा ओलंपिक खेलों को भी आगे करना है, तो उस हिसाब से, और नेशनल क्रिकेट एकेडमी में क्लास भी लेता था। अच्छा, खिलाड़ियों को साइकोलॉजिकल प्रिपरेशन कैसे करना है, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी की, स्पोर्ट्स किनेसियोलॉजी की, स्पोर्ट्स बायोमेट्रिक्स की, बायोमैकेनिक्स की नॉलेज देता था। तो उनको मालूम था कि ये इज ए गुड टीचर आल्सो। तो मगर एक यात्रा ऐसी रही कि ग्राउंड से लेके सीधा क्लासरूम, और क्लासरूम के साथ भी हमारा ग्राउंड के साथ इतना ही अटैचमेंट आज तक जुड़ा हुआ है
क्योंकि पार्थिव पटेल जो हमारे भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी थे, वो स्वर्णिम गुजरात स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के बोर्ड के बीओजी के मेंबर अच्छा, आपने जुड़ा है। जी हाँ। एक चीज, जैसे आपका एक विस्तृत अनुभव रहा है, ऐसे ही है कि ये बड़ा प्रोजेक्ट था, एक बड़ा सपना देखा गया था। हर किसी की भविष्य की योजना होती है, व्यक्ति की भी होती है, संस्थान के लिए भी। संस्थान के तौर पर विश्वविद्यालय के लिए आपके मन में भविष्य की योजनाएं क्या है? स्वर्णिम गुजरात स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी गुजरात की सेक्टोरियल यूनिवर्सिटी है, स्टेट लेवल की यूनिवर्सिटी है, राज्य की। तो हमने ये सोचा था हमारी टीम के साथ मिलके, हमने एक मीटिंग की टीचिंग और हमारे एकेडमिशियन के साथ, कि हम लोग क्यों ना गुजरात से दायरा बढ़ा के हम लोग कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक भारत की अलग अलग यूनिवर्सिटीज के साथ हम लोग क्यों ना हम जुड़े, क्योंकि स्पोर्ट्स के माध्यम से हमें तो एक राष्ट्र श्रेष्ठ राष्ट्र भी बनाना है और अलग अलग खिलाड़ियों को, यहाँ पे अलग अलग विद्यार्थियों को गुजरात के अंदर पढ़ने के लिए लाना है, स्पोर्ट्स एजुकेशन लेने के लिए लाना है। तो उस हिसाब से हमने पहला एमओयू गुजरात के बाहर हमने किया, वो कश्मीर यूनिवर्सिटी के साथ किया। यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर के अंदर हम वहां से 45 बच्चे 45 स्टूडेंट्स को यहाँ पे लेके आए, जिसके हाथों में पत्थर और बंदूकें थी, क्योंकि वो बच्चे अपनी राह से भटक गए थे। उस बच्चों को स्पोर्ट्स के माध्यम से हमारे मुख्य प्रवाह में जोड़ने के लिए भी हमें इसमें मौका मिला कि स्पोर्ट्स का माध्यम ऐसा है कि चाहे कोई भी धर्म जाति ज्ञाति का आदमी हो, वो स्पोर्ट्स अगर अपना लेगा, स्पोर्ट्स को अपने जीवन का हिस्सा बनाएगा, तो अपने देश के लिए वो खेलने के लिए प्रेरित होगा, वो खिलाड़ी और विद्यार्थी। तो उस हिसाब से 45 विद्यार्थी यहाँ पे आए, जो बैचलर्स डिग्री, मास्टर्स डिग्री, एमफिल और स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, हमारी स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में पीएचडी की डिग्री ले रहे हैं। इसके बाद आपने बहुत दिलचस्प बात की, मुझे याद आता है जब मैं कश्मीर की रिपोर्टिंग कर रहा था वहां के लोगों से, तो आपने इसे खेल से जोड़ा है, मगर वहां स्टोन पेल्टिंग को शुक्रवार की नमाज के बाद उसे फ्राइडे गेम कहते थे, स्टोन पेल्टिंग को, वहां से आपने खेल से जोड़ दिया। जनरल अता हसनैन से मैं एक बार बात कर रहा था, उन्होंने खेल के माध्यम से वहां पर जो प्रयोग किए, बदलाव लाए, वो अपनी बात बता रहे थे। अमेरिका में भी एक समय पर जो बच्चे थे जिनकी पढ़ाई छूट गई, जो अपराध या ड्रग्स से जुड़ गए, उनको बदलने के लिए बास्केटबॉल के बड़े सफल प्रयोग हुए। भारत में भी आपने ये किया, ये वास्तव में बड़ी जानने वाली। और इसके अनुभव कैसे रहे? क्या आपके छात्रों से कुछ संवाद? जी, छात्रों से संवाद हुआ। पहले बोला कि हमें, उन्होंने बताया कि सर आप इतना हमें स्पोर्ट्स की डिग्री देके फिर हम लोग क्या करेंगे। तो हमने बोला कि एक बार आप आओ गुजरात के अंदर, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के अंदर, आप स्पोर्ट्स के अलग अलग एजुकेशन के अंदर हम आपको एडमिशन देंगे, आप अपनी दूसरी फीस की वगैरह चिंता मत करो, क्योंकि ऐसे भी गरीब बच्चे थे जो बारामूला डिस्ट्रिक्ट से हम लेके आए थे और जम्मू से भी हम लेके आए, जम्मू से 4 बेटियां हम लेके आए थे। अच्छा, हाँ जी। तो वो नेशनल शूटर थी, वो स्टेट लेवल शूटर थी और यहाँ पढ़ने के बाद वो नेशनल शूटर भी बनी। और हमने एक प्रोग्राम चलाया जिसके अंदर पूरे भारत की पहली बैच शूटिंग की, जो NS-NIS बैच हमारे पटियाला में कोर्स होता है, वैसा एक डिप्लोमा कोर्स कोचिंग का, स्पोर्ट्स कोचिंग का, शूटिंग के कोच हमने 18 तैयार किए, जिसमें 4 जम्मू कश्मीर के थे, 2 जम्मू की बेटियां थी और 2 कश्मीर की बेटियां थी। तो उनको फिर हमने, एलजी साहब से भी हमारी बात हुई थी। जी। तो फिर आज आपको बताते हुए गर्व के साथ और खुशी भी इतनी होती है कि उन चारों बच्चियों को, 2 को जम्मू में और 2 को कश्मीर में, उनको जॉब भी एज ए शूटिंग कोच मिल गई। नहीं, आज गुजरात का स्थापना दिवस है और आपने ये बताया जो कश्मीर कनेक्ट और पूरा परिदृश्य बदलना, मुझे लगता है ये बहुत बड़ा काम है। मगर और उपलब्धियां अगर मैं जानना चाहूँ यूनिवर्सिटी की, आपने शूटिंग की बताई, और खेलों में भी क्या क्या उपलब्धियां आप इस दौरान देखते? अच्छा, अभी लेटेस्ट आपको बताएं कि स्वर्णिम गुजरात स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की इतिहास में पहली बार 18 हमारे खिलाड़ी, जो आप इसमें अब देख रहे हैं फोटोग्राफ में जी, वो 18 खिलाड़ी अलग अलग गेम के, न कि शूटिंग के मगर अलग अलग गेम के खिलाड़ी आज खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में, जिसका समापन 3 तारीख को बेंगलोर में होने जा रहा है, उसके अंदर मेडल प्राप्त करके 18 विद्यार्थी इस यूनिवर्सिटी के हिस्सा ले रहे हैं। वाह, बहुत अच्छी बात है। मैं एक भारत को, आपने खेल की, कॉर्पोरेट की सब बातें की, मगर भारत को एक सांस्कृतिक राष्ट्र कहा जाता है, जिसकी अपनी एक जीवंत संस्कृति रही है, उसमें खेल का स्थान आप कैसे देखते हैं? और इसके साथ जो देश की खेल संस्कृति है, उसमें क्या कुछ हाल में बदलाव देखते हैं कि वो खेल संस्कृति में पॉजिटिव हुआ है, नेगेटिव हुआ है, उसको आप कैसे देखते हैं? क्या बदलाव हुआ है कुछ? हम सभी ने इतिहास पढ़ा है
और सनातन भारत से हम देखते आए थे कि खेल का एक अग्रिम स्थान रहा है। फिर हमने पिछले सालों में भी देखा कि भारत के अंदर खेल के अंदर खिलाड़ियों को बहुत अपेक्षाएं थी, जो पुरानी सरकारें थी उनके पास, कि हमें ये मिलेगा, मगर हमने कई कॉमनवेल्थ गेम में कई घोटाले हुए, कई प्रश्न हुए, वो सभी को भी हमने हमारी आंखों के सामने देखा है। 2014 के बाद जो परिवर्तन भारत के अंदर हमने देखा है, इसके हम मुख्य साक्षी है, पहले के भी थे और आज के भी है। वी आर द विटनेस। और हमें मालूम है कि जितनी भी ओलंपिक गेम्स के लिए हमारे पूरी भारत के लिए हमारा स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट, हमारे जो खेल मंत्री पहले थे किरण रिजिजू जी, वो भी यूथ के साथ कनेक्टेड थे। हमारे आज के जो खेल मंत्री है, यंग एनर्जेटिक एंड डायनामिक माननीय श्री अनुराग ठाकुर जी, वो भी क्रिकेटर थे, वो भी रणजी ट्रॉफी खेले हुए थे हिमाचल से। और हम लोग तो साथ में बीसीसीआई में काम कर चुके हैं, वो हमारे मैनेजर भी रहे थे, हमने टूर भी कई साथ में की। तो कि उनका विजन तब से ऐसा था कि गुजरात के अंदर, भारत के अंदर और अलग अलग राज्यों के अंदर पूरी खेल की पॉलिसी हो, और वो पॉलिसी के थ्रू हमारे सभी भारतीय के, हमारे सभी खिलाड़ियों को, जैसे हम लोग क्रिकेट में पूरा बैकअप देते हैं, पूरा एडवांटेज देते हैं, प्लेटफॉर्म देते हैं, वैसा ओलंपिक गेम्स में खेलने वालों को भी मिले। और पिछले ओलंपिक्स में हमें खुद देखा कि प्रधानमंत्री जी एक एक खिलाड़ी को, जिन्होंने मेडल लिया, उनको अप्रिशिएट कर रहे हैं, जिनको नहीं मिला उसका हौसला बुलंद कर रहे हैं, और उनको बता रहे हैं कि बेटा आगे जाके आपको अगले आने वाले ओलंपिक में और काम करना है। और सबसे ज्यादा मेडल हमारे भारत को इस ओलंपिक्स में मिले, यही हमारी नई स्पोर्ट्स पॉलिसी। बिल्कुल उसमें बदलाव दिखाई देता है खेल संस्कृति में। एक चीज और, जैसे ये गुजरात में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है, मणिपुर में भी एक नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, उसको कैसे आप देखते हैं? वहाँ एक दूर जगह पर कर दी, या वहां पर स्थापना करने की आवश्यकता थी? खेल की भी क्या राष्ट्रीय यूनिवर्सिटी होनी चाहिए? कई तरह के सवाल हो सकते हैं। जी, मणिपुर के अंदर, मणिपुर और उसका सराउंडिंग जितने भी स्टेट्स है, वो 7 सिस्टर स्टेट्स है, वहां पे जो टैलेंट है, और आपने देखा होगा कि इस ओलंपिक्स में, कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर, एशियन गेम्स के अंदर सबसे ज्यादा खिलाड़ी उसी बेल्ट से आते हैं। और पूरे पूर्वोत्तर से। और वहां पे मणिपुर के अंदर नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का होना मोदी जी का एक और संकल्पना थी, प्रधानमंत्री जी की, कि वहां पे एक ऐसी यूनिवर्सिटी बने जो कि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी का काम करे, और पूरे भारत के सभी राज्यों के अंदर अलग अलग यूनिवर्सिटी के साथ उनका एक जॉइंट वेंचर, एक कॉम्बिनेशन हो, ताकि पूरे भारत की सभी राज्यों की स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटीज जुड़े नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के साथ, और नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी इंटरनेशनल लेवल पे बाहर के छात्रों को भारत के अंदर पढ़ने के लिए प्रेरित करे। बहुत धन्यवाद अर्जुन सिंह जी। आज हमने आपसे खेल में संभावनाओं की, खेल में करियर की, खेल को नियोजित करने की, एक जो बड़ा फलक हो सकता है स्पोर्ट्स का, जो देश के विकास में भी योगदान दे सकता है और यूथ को जोड़े रखते हुए उसे सकारात्मक रास्ते पर बढ़ा सकता है, उस सब चीजों पर हमने बात की है। जाहिर है देश की एक बड़ी खेल संस्कृति रही है, और चाहे वो अर्जुन का मछली की आंख में तीर मारना हो, चाहे भीम का मल्ल युद्ध हो, चाहे गदा युद्ध हो, आप उसमें स्पोर्ट्स की एक झलक देखते हैं। बड़े बड़े टूर्नामेंट्स होते थे, और ये ग्रीस और यूनान ओलंपिक से पहले की बात है। तो एक खेल संस्कृति है। आज हमने बात की खेल की, आज हमने बात की गुजरात की। यहाँ एक अभिनव प्रयोग इस स्वर्णिम गुजरात स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की, और मुझे लगता है कि एक सबसे युवा देश के लिए, खुद को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए, फिट रखने के लिए, आगे बढ़ने के लिए खेल एक बहुत बड़ा रास्ता है। ये हमें सब बताया डॉक्टर अर्जुन सिंह राणा जी ने। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही दिलचस्प चर्चाओं के लिए, करियर से जुड़े हुए अन्य ऑप्शंस को समझने के लिए हम बात करेंगे ऐसी विशेषज्ञ यूनिवर्सिटीज के और कैंपसेस में, प्रांगणों में, उनके आंगनों में कुलपतियों से बात हमारी जारी रहेगी। देखते रहिए 5 जन।